हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका। आज हम लोग महाजनपद काल स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें आप देख सकते हैं 600 ईसा पूर्व से लेकर 325 ईसा पूर्व के बीच होने वाले भारत में जो भी घटनाएं थे उसका हम लोग अध्ययन करेंगे। और जिसमें हम लोग सबसे पहले 16 महाजनपदों को देखेंगे। तत्पश्चात मगध धीरे धीरे जो है अपना क्षेत्र का विस्तार करेगा। और क्षेत्र का विस्तार करने के उपरांत सबसे पहले यहाँ पे जो है हर्यक वंश के रूप में जो है एक पहला जो है वंश आएगा। ठीक है, किंगडम स्थापित होगा, हर्यक किंगडम। और हर्यक वंश के बाद हम देखेंगे उसी के समय में बाद के दिनों में शिशुनाग वंश आएगा। शिशुनाग वंश के बाद महापद्म नंद वंश आएगा, यानी कि महापद्म नंद जो है नंद वंश की स्थापना करेंगे। और नंद वंश के समय में ही जो है बाहर के आक्रांता यानी सिकंदर का आक्रमण होगा। और तत्पश्चात जो है उसके बाद से आपका मौर्य वंश पढ़ना है। 325 के बाद देखेंगे, वो आगे अगले चैप्टर में देखेंगे। तो अभी हम लोग को 16 महाजनपद के बारे में, हर्यक वंश के बारे में, नंद वंश के बारे में और सिकंदर के बारे में, इन चार के बारे में हमें पढ़ना है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला 16 महाजनपद। अब इसमें इम्पोर्टेंट क्या है, पहले आप ये जो पिक है इसको ध्यान से समझिएगा। 16 महाजनपद यहाँ पे दिए हुए हैं, साथ में राजधानी दी हुई है। और आप मैप से एक तरह से अंदाज़ा लगा सकते हैं आधुनिक क्षेत्र का भी, हालांकि मैं एग्जैक्ट आधुनिक क्षेत्र इसका बता दूंगा। तो यहाँ पे अब इम्पोर्टेंट ये है कि आज की डेट में राजधानी नहीं पूछ रहा है। आज की डेट में क्वेश्चन में आधुनिक क्षेत्र से संबंधित प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो सबसे पहले अंग को देखेंगे। अंग की राजधानी थी आपकी चंपा। और चंपा की बात करें तो ये आधुनिक क्षेत्र था इसका। भागलपुर, जो बिहार का भागलपुर और मुंगेर जिला है, यहीं पे जो है अंग जनपद था। बगल में देखेंगे मगध, जिसकी राजधानी थी आपकी राजगिरी या फिर गिरिब्रज। इसका आधुनिक क्षेत्र था पटना और गया। ठीक है, बिहार का पटना और गया था। और एक तीसरा देखेंगे जो बिहार में ही था, और वो था आपका वज्जी। और वज्जी की राजधानी जो थी वैशाली थी। जो आधुनिक क्षेत्र में आपका वैशाली जिला आ जाएगा, मुजफ्फरपुर और दरभंगा के आसपास का क्षेत्र आ जाएगा। तो ये 3 जनपद याद रखिएगा बिहार के संदर्भ में। दक्षिण भारत का एकमात्र जनपद था और वो था अश्मक। अश्मक की राजधानी थी पोटली या फिर पोटन, यानी गोदावरी नदी का क्षेत्र। गोदावरी नदी का जो क्षेत्र था ये, उस क्षेत्र में जो है आपका अश्मक पड़ता था। ठीक है, अवंती की बात कर लेते हैं। तो अवंती की राजधानी आपकी उज्जैनी और महिष्मती। उत्तरी राजधानी उज्जैनी, दक्षिणी जो थी वो आपकी महिष्मती जो है इसकी राजधानी थी। तो ये आपका एमपी में पड़ जाएगा, यानी कि देखा जाए एग्जैक्ट आपका अवंती तो उज्जैन ऑलरेडी है ही। ठीक है, मालवा का प्रदेश पड़ेगा मध्य प्रदेश में। चेदी की बात करते हैं तो चेदी का हो जाएगा आपका राजधानी शक्तिमती। और शक्तिमती ये जो क्षेत्र देखेंगे बुंदेलखंड जो है आपका उत्तर प्रदेश का ही कुछ क्षेत्र आता है। ठीक है, आप ये पॉइंट को समझिए, इस पॉइंट को। ठीक है, तो ये आपका उत्तर प्रदेश का ही क्षेत्र आ जाता है बुंदेलखंड। और आगे देखते हैं काशी। काशी का हो जाएगा आपका वाराणसी। ठीक है, और ये तो बनारस ऐसे ही नाम से ही अभी आधुनिक क्षेत्र आपका वाराणसी है, तो वाराणसी के आसपास का क्षेत्र हो जाएगा ये। अगला देखते हैं मल्ल। मल्ल का हो जाएगा ये आपका कुशीनारा। ठीक है, कुशीनगर या फिर कुशीनारा जो भी कह लीजिए। ठीक है, कुशावती भी कहीं कहीं दिया रहता है। तो मल्ल का कुशावती हो जाएगा देवरिया, बस्ती या गोरखपुर जो उत्तर प्रदेश में है। फिर देखेंगे यहाँ पे कोशला। कोशल का हो जाएगा कोशल का हो जाएगा आपका श्रावस्ती। ठीक है, श्रावस्ती इसकी राजधानी हो जाएगी। और इसका आधुनिक क्षेत्र हो जाएगा कोशल का फैज़ाबाद, गोंडा और बहराइच। ठीक है, फैज़ाबाद, गोंडा और बहराइच। फिर देखेंगे यहाँ पे वत्स। वत्स का हो जाएगा कौशाम्बी। वत्स का क्या हो जाएगा कौशाम्बी। और वत्स का कौशाम्बी आधुनिक क्षेत्र की बात करें इसका, तो ये हो जाएगा इलाहाबाद के आसपास का क्षेत्र। फाइनली पंचाल देखते हैं। और पंचाल की बात करें, ठीक है, तो पंचाल की राजधानी हो जाएगी अहिच्छत्र। ये देखिए इसका उत्तरी राजधानी अहिच्छत्र और दक्षिणी राजधानी जो थी वो काम्पिल्य थी। ठीक है, तो पंचाल का आपका काम्पिल्य और अहिच्छत्र 2 राजधानी हो जाएगा। आधुनिक क्षेत्र की बात करें तो बरेली, बदायूं और फर्रुखाबाद। फिर देखते हैं आप यहाँ पे कुरु की राजधानी जो है इंद्रप्रस्थ हो जाएगी। और ये आप देख सकते हैं ये आधुनिक क्षेत्र में
दिल्ली, मेरठ और हरियाणा का कुछ क्षेत्र हो जाएगा। फिर आप सूरसेन देखें तो सूरसेन का ये हो जाएगा मथुरा, मथुरा और ये रहा सूरसेन, सूरसेन का मथुरा। और इसकी राजधानी देखेंगे तो ये हो जाएगा मथुरा, तो राजधानी ही है। आधुनिक क्षेत्र की बात करें तो मथुरा ही है जो उत्तर प्रदेश में है। फिर आप मत्स्य की बात कर लेते हैं तो मत्स्य का हो जाएगा आपका विराटनगर, ठीक है, मत्स्य का विराटनगर हो जाएगा। आधुनिक क्षेत्र की बात करें तो जयपुर, अलवर, भरतपुर, राजस्थान का जो आसपास का क्षेत्र है ये सब हो जाएगा मत्स्य में, ठीक है। उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत की बात कर लेते हैं। अब उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में आपका गंधार हो जाएगा। गंधार का क्या था? तक्षशिला, ठीक है, गंधार का तक्षशिला हो जाएगा। और ये आधुनिक क्षेत्र जो है पाकिस्तान में है ये, और पाकिस्तान में आप देखेंगे इसका रावलपिंडी और पेशावर, रावलपिंडी और पेशावर में ये पड़ेगा। कंबोज की बात करें तो कंबोज की राजधानी जो हो जाएगी ये आपकी हाटक हो जाएगी, ठीक है, जो राजौरी और हजारा क्षेत्र यानी कि कह सकते हैं कि हिंदू कुश पर्वत तक इसका जो था, कश्मीर से लेकर हिंदू कुश पर्वत तक इसका क्षेत्र जो है मिलेगा, ठीक है। तो इस तरह से जो है 16 महाजनपद लगभग हम लोग देख लिए हैं। अब आप इसमें आधुनिक क्षेत्र से संबंधित जो है क्षेत्र को ही याद करने की कोशिश कीजिएगा। अब देखिए इसमें जब आएगा हर्यक वंश, तो हर्यक वंश में पहले हर्यक वंश के संस्थापक हो जाएंगे आपके बिंबिसार, ठीक है, हर्यक वंश के संस्थापक आपके बिंबिसार हो जाएंगे। लेकिन उससे पहले हम ये देखेंगे कि मगध पे एक जो शुरुआत में सबसे पहले मगध जनपद की बात करें तो यहाँ पे आप सबसे प्राचीन वंश की बात करें तो ये बृहदत्त हो जाएंगे, मगध वंश के संस्थापक। उसके बाद से इनके बारे में कुछ खास उल्लेख नहीं है। इन्होंने इसकी राजधानी जो है मगध की बृहदत्त ने आपका बनाया था गिरिब्रज को, और उसके तदुपरांत जो है यहाँ पे हर्यक वंश आ गया था, जो एक लंबा वंश, पहला सबसे बड़ा वंश के रूप में ये उभर के आएगा, सबसे इम्पोर्टेंट वंश के रूप में। और यही बिंबिसार क्या करेंगे, बिंबिसार जो है अंग को अपने अधिकार क्षेत्र में ले लेंगे, यानी कि मगध क्या करेगा, मगध अब विस्तार की तरफ बढ़ेगा, ठीक है। प्राचीन भारत का सबसे बड़े वंश के रूप में इसको जो है धीरे धीरे सारे जो है महाजनपदों को अपने अंदर में समेट लेगा। तो इसकी शुरुआत सबसे पहले ये करेगा अंग को जीतकर। तो अंग पे सबसे पहले आक्रमण ये करके जीतेंगे और ये है बिंबिसार, ठीक है। बिंबिसार के बाद इनका पुत्र इन्हीं को मार के गद्दी पे बैठेगा, जिसका नाम होगा अजातशत्रु। अजातशत्रु क्या करेगा, वज्जी, ये वज्जी का क्षेत्र और ये काशी, ठीक है, काशी, ठीक है, वज्जी और काशी, यानी कि वज्जी की बात करें तो वैशाली इसकी राजधानी है, यानी वैशाली और काशी को अपने क्षेत्र में मिला लेगा। यानी कि ध्यान दें कि इसका जो क्षेत्र हो जाएगा कुछ इतना बड़ा जो है, इसका क्षेत्र जो है अजातशत्रु के समय में हो जाएगा। तदुपरांत अजातशत्रु को मारकर इसका पुत्र बैठेगा उदयन गद्दी पे, और वो पाटलिपुत्र शहर का स्थापना करेगा, जो आज के डेट में जो है पटना है, ठीक है, जिसका पुराना नाम कुसुमपुरा भी था, ठीक है। तो पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना करेगा। और उसके बाद से अंतिम राजा हर्यक वंश का होगा नागदशक, जो उदयन का पुत्र होगा, और नागदशक को मारेगा नाग ही, यानी कि शिशु नाग मारेगा। नागदशक को नाग मारेगा यानी शिशु नाग मारेगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको याद रहेगा कि अंतिम राजा जो है नागदशक है, और आगे आने वाला वंश जो था वो शिशुनाग वंश कहलाया, और क्योंकि उसका संस्थापक कौन रहेगा, शिशुनाग ही होगा। शिशुनाग क्या करेगा, इसके क्षेत्र में और विस्तार करेगा, और ये जो है वत्स, बगल में ही था वत्स और अवंती, वत्स और अवंती के क्षेत्र, ठीक है, वत्स और अवंती के क्षेत्र पे अपना अधिकार कर लेगा। यानी कि शिशुनाग वंश के, यानी कि शिशुनाग के समय में मगध साम्राज्य बढ़ के इतना बड़ा जो है इसका क्षेत्र जो है कुछ ऐसा हो गया था, ठीक है। आगे देखेंगे, आगे के समय में जब आपका आएगा नंद वंश, तो नंद वंश के शासकों के समय में इस साम्राज्य का चित्र देखते हैं, कुछ ऐसा हो जाएगा, ठीक है, नंद वंश के समय में, जिसमें हम देखेंगे महापद्म नंद जो है इसके संस्थापक होंगे, और फाइनली लास्ट में जो है धनानंद के समय में जो है चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा नंदवंश पे आक्रमण किया जाएगा,
और फिर मौर्य साम्राज्य का जो है स्थापना होगा। लेकिन जब धनानंद होगा, ठीक है, धनानंद के समय में ही आपका सिकंदर का आक्रमण हो रहा होगा, ठीक है, सिकंदर का आक्रमण हो रहा होगा। और यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे तो ये हाइडेस्पिस है, हाइडेस्पिस कहिए या फिर झेलम कहिए, ठीक है, या फिर वितस्ता कहिए। अगर यूनानी जिसे हाइडेस्पिस कहते थे उसको आज के डेट में हम लोग झेलम कहते हैं, झेलम नदी, और पुराने ज़माने में उसका नाम वितस्ता था। तो यही हाइडेस्पिस के युद्ध कह लीजिए या फिर झेलम का युद्ध कह लीजिए, ठीक है, या फिर आप वितस्ता का युद्ध कर लीजिए, यहीं पे युद्ध होगा। और 326 ईसा पूर्व में जो है आपका भारत पे जो है आक्रमण करेगा सिकंदर। और सिकंदर के आक्रमण के बाद सिकंदर, ये देखिए 325 ईसा पूर्व में जो है सिकंदर जब आक्रमण करेगा उसके बाद से 2 शहर बसाएगा। यहाँ का इस क्षेत्र का जो है क्लोज व्यू यहाँ पे देखिए आगे, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वही क्षेत्र है, ठीक है। और इस क्षेत्र में ये बौकेफला अपने घोड़े के नाम पे और निकैया 2 शहर का जो है स्थापना करेगा। निकैया का स्थापना जो है विजय प्राप्त करने के उपलक्ष्य में करेगा, ठीक है, निकैया का स्थापना विजय प्राप्त करने के उपलक्ष्य में करेगा। और बौकेफला का स्थापना जो है ये अपने जो है प्रिय घोड़ा जो इसका मर गया था युद्ध में, ठीक है, उसी के नाम पे ये अपने एक शहर का स्थापना करेगा, बौकेफला। जब ये आक्रमण करेगा तो ये तक्षशिला से होते हुए आएगा, ठीक है, गंधार तक्षशिला से होते हुए आएगा। तो वहाँ का राजा, तत्कालिक राजा जो था जब ये आक्रमण किया था, तो वहाँ का राजा का नाम था आम्भी, और आम्भी ने तुरंत ही जो है आत्मसमर्पण कर दिया था। जबकि यहीं के जो है उत्तर पश्चिम क्षेत्र में ही एक सीमांत गणराज्य था, ठीक है, उसका नाम था अश्वक, और अश्वक की राजधानी थी मत्सग। और यूनानी लेखक ऐसा लिखते हैं कि वहाँ के लोगों ने आत्मसमर्पण नहीं किया, बाकायदे वहाँ पे जो है युद्ध हुआ, और युद्ध में भारी संख्या में जो है पुरुषों की मौत हुई, जिसके कारण वहाँ पे स्त्रियों ने शस्त्र धारण करके युद्ध क्षेत्र में उन्होंने आ गई, स्त्रियाँ आ गईं। और बाद में सिकंदर ने जो है स्त्रियों को मौत के घाट, सारी स्त्रियों को जो है मौत के घाट उतार दिया था, यानी कि जो है युद्ध में मारने का जो है आज्ञा दे दिया था स्त्रियों को भी। तो ये और उसके बाद से जो है आपका हाइडेस्पिस का युद्ध होगा, और तदुपरांत जो है निकैया बौकेफला का जो है 2 नगर का स्थापना करके, और 325 ईसा पूर्व में यहाँ पे देखेंगे 325 ईसा पूर्व में जो है ये अपना सीधे जो है थल मार्ग के रास्ते जो है अपना रिटर्न हो जाएगा, ठीक है। 325 324 ईसा पूर्व, और फिर 324 होते होते जो है ये लास्ट में बेबीलोन, ये जो है इराक का शहर बेबीलोन में आएगा, और यहीं पे जो है 323 ईसा पूर्व में जो है इसकी मृत्यु हो जाएगी, ठीक है। 325 324 ईसा पूर्व में इधर के काल में रहेगा या इधर आसपास, और फिर 323 ईसा पूर्व में जो है बेबीलोन, जो इराक का आज का आधुनिक जगह जो है इराक है, ठीक है, तो वहीं पे इसकी मृत्यु हो जाएगी। और इसके साथ साथ जो है यहीं पे जो है जल सेनापति जो है इसका निर्याकस, ठीक है, जल सेनापति का नाम था निर्याकस, और निर्याकस की सेना भी जो है आपके यहाँ तक जल मार्ग से होते हुए आई थी। एक बड़े प्रांत को जीतने के बाद फाइनली बेबीलोन में इसकी मृत्यु होती है 323 ईसा पूर्व में। और इसी समय जो है नंद एम्पायर की बात करें तो नंद एम्पायर जो है आपका ये सब क्षेत्र जो है नंद एम्पायर के जो है अंतर्गत था। धीरे धीरे जो है मगध से उत्कर्ष होते होते बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन और फिर शिशुनाग ने जो है उसको बढ़ाया, उज्जैन तक लेकर आया, ठीक है। और फिर महापद्म नंद आते हैं, फिर नंद वंश, और फाइनली नंद यानी मौर्य साम्राज्य जब आएगा स्टार्टिंग में तो इसी वंश को जो है जीतेगा। और फिर मौर्य साम्राज्य के जब हम पढ़ेंगे फिर उसका हम मैप देखेंगे, ठीक है। तो आगे हम अब क्वेश्चंस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, गंधार की राजधानी। तो गंधार की राजधानी आपकी क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी आपकी तक्षशिला, ठीक है। सूरसेन का हो जाएगा आपका मथुरा, ठीक है। गंधार की राजधानी तक्षशिला, सूरसेन का मथुरा, वत्स का कौशाम्बी और कौशल का श्रावस्ती। तक्षशिला देखेंगे तो आधुनिक क्षेत्र क्या हो जाएगा इसका? रावलपिंडी और पेशावर हो जाएगा। अगर बात करते हैं सूरसेन का मथुरा का तो यूपी का मथुरा ही हो जाएगा।
वत्स की बात करें तो वत्स का हो जाएगा कौशाम्बी, और कौशाम्बी का क्षेत्र देखें तो इलाहाबाद के आसपास का क्षेत्र हो जाएगा, और कौशल का श्रावस्ती, और ये हो जाएगा फैजाबाद, गोंडा, बहराइच। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हर्यक वंश के किस शासक को कुणिक कहा जाता है? तो हर्यक वंश के जो है आपके अजातशत्रु को जो है कुणिक कहा जाता है। किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की? तो पाटलिपुत्र का स्थापना किए हैं आप उदयन, ठीक है। उदयन पुराना नाम पाटलिपुत्र का कुसुमपुरा भी था, ठीक है। तो उदयन जो आपके अजातशत्रु के पुत्र रहते हैं। शिशुनाग वंश का वह कौन सा शासक था जिसके समय में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया, जिसे काकवर्ण के नाम से भी जाना जाता है? तो ये हो जाएंगे कालाशोक। कालाशोक के समय में हुआ था। 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु हुई। बेबीलोन इराक का शहर है, ठीक है। सिकंदर महान एवं पोरस यानी पुरु की सेना निम्नलिखित में से किस नदी के आमने सामने वाले तटों पर पड़ाव डाला हुआ था? तो ये था झेलम कह लीजिए, वितस्ता कह लीजिए, या यूनानी भाषा में हाइडेस्पिस कह लीजिए। किस प्रकार का मृदभांड भारत में द्वितीय नगरीकरण या फिर शहरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना जाता है? तो ये हो जाएंगे उत्तरी काले पॉलिशदार बर्तन, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसमें, पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता था? तो गांव के मुखिया को ग्राम भोजक या फिर भोजक कहा जाता था। उज्जैन की प्राचीन नाम क्या था? उज्जैन का प्राचीन नाम था आपका अवंतिका, ठीक है, अवंतिका। नंदवंश का संस्थापक कौन था? तो नंदवंश का संस्थापक हो जाएगा यहाँ पे महापदम नंद, ठीक है। ग्रीक या यूनानी लेखकों के अनुसार अग्रमीज या फिर जैंट्रमीज कहा गया है? तो अग्रमीज या जैंट्रमीज जो है घनानंद को कहा गया है। प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किनके द्वारा किया गया? तो पहला विदेशी आक्रमण जो है ये किया था आपका ईरानियों ने, ठीक है। प्राचीन भारत में दूसरा विदेशी आक्रमण व पहला यूरोपीय आक्रमण, वैसे देखा जाए ईरानियों के बाद, तो ईरानियों के बाद जो है यूनानियों ने आक्रमण किया था, यानी यही जो है सिकंदर, ठीक है। तो ईरानियों की बात करें तो ईरानियों में जो है ईरानी के हखमनी वंश के किस शासक ने भारतीय भूभाग को जीतने के बाद उसे फारस साम्राज्य का जो है 20वां प्रांत या फिर छत्रप बनाया? तो ये था आपका डेरियस, या फिर कहीं कहीं दे दिया जाता है दाय बहादुर प्रथम, ठीक है। तो डेरियस दाय बहादुर प्रथम, और यहीं पे जो है 20वां प्रांत बनाएगा। और यहाँ से जो है 360 टैलेंट, आगे के प्रश्न में हम देखेंगे ये 360 टैलेंट वहाँ से जो है राजस्व वसूल करेगा। हाइडेस्पस या फिर वितस्ता, जिसका आधुनिक नाम झेलम है, का युद्ध 326 ईसा पूर्व में किन किन शासकों के बीच हुआ था? तो ये सिकंदर और पोरस के बीच हुआ था। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? तो ये 326 ईसा पूर्व में जो है आक्रमण किया था सिकंदर ने भारत पर। बिंबिसार की बात करें तो बिंबिसार जो हो जाएगा ये हर्यक वंश से संबंधित है, ठीक है, संस्थापक है। कालाशोक शिशुनाग वंश से संबंधित है, संस्थापक नहीं है ये, ठीक है। महापदम नंद नंद वंश के संस्थापक हैं। और बिंदुसार जो है ये आपका मौर्य वंश का एक शासक है, जो चंद्रगुप्त मौर्य के बाद इसका आएगा। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद जो है बिंदुसार ही शासन करेगा। आगे देखते हैं 18th क्वेश्चन। मगध की बात करें, मगध का आधुनिक क्षेत्र कौन सा हो जाएगा? तो मगध का आधुनिक क्षेत्र आपका हो जाएगा पटना व गया का जिला। वत्स का आप राजधानी, वत्स जो हो जाएगा ये आपका, इसकी राजधानी कौशाम्बी थी, और ये जो है इलाहाबाद और उसके आसपास का क्षेत्र हो जाएगा। कौशल की राजधानी जो है आपकी श्रावस्ती थी, और ये हो जाएगा फैजाबाद, गोंडा, बहराइच, यानी कि एक तरह से देखें तो ये अवध का क्षेत्र हो जाएगा, ठीक है। और अवंती की बात करें तो अवंती की राजधानी उज्जैन या फिर महिष्मती थी। अगर आधुनिक क्षेत्र की बात करें तो ये हो जाएगा आपका मालवा। मगध की प्रथम राजधानी कौन थी? तो प्रथम राजधानी जो थी ये आपकी हो जाएगी गिरिब्रज या फिर राजगृह। किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र की राजधानी के रूप में चयन किया गया? पाटलिपुत्र को राजधानी के रूप में चयन किया गया, और पाटलिपुत्र का स्थापना कौन करेगा? जो करेगा वो राजधानी बनाएगा। तो ये हो जाएगा आपका उदयन ने किया था। 16 महाजनपदों का सूची किसमें है? तो ये हो जाएगा आपका
अंग्युतर निकाय में, बौद्ध ग्रंथ है अंग्युतर निकाय। अगर जैन की बात करें तो भगवती सूत्र में भी जो है 16 महाजनपदों की सूची मिल जाएगी। निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? तो ध्यान रखिएगा, जब वो आक्रमण किया था उस समय नंद वंश था, और नंद वंश में जो अंतिम शासक जो घननंद था, घननंद के समय में ही वो आक्रमण किया था। आगे देखते हैं, मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ? इसका उत्तर हो जाएगा 6ठी सदी ईसा पूर्व। जो सबसे पहले प्राचीन वंश में मगध के सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक होंगे बृहदत्त, ठीक है, और वही बनाएंगे राजधानी गिरिब्रज या फिर राजगिरी, और तत्पश्चात जो है आपका हर्यक वंश आएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 6ठी सदी ईसा पूर्व। सिकंदर की भारत में सफलता के निम्न कारण में से कौन कौन सा था? ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा, इस प्रश्न में कहीं कहीं उत्तर जो है ना वह एक अच्छा प्रशासक है ये नहीं दिया रहता है, ठीक है। हालांकि इसमें दिया हुआ है वह एक अच्छा प्रशासक भी था, लेकिन इसके उत्तर हो जाएंगे भारत में तब कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी, ये बात सही है। उसकी सेना श्रेष्ठ प्रकार की थी, ये भी सही है। उसे देशद्रोही भारतीय शासकों का सहयोग मिला, ये भी सही है। वह एक अच्छा प्रशासक था, ये नहीं है। इतिहासकारों के भी मध्य ये विवाद है, कुछ मानते हैं कि ये अच्छा प्रशासक था, कुछ नहीं मानते। हाँ, ये एक अच्छा सेनापति था, इससे सब सहमत हैं, लेकिन अच्छा प्रशासक है इससे सब सहमत नहीं हैं। आगे देखते हैं, इसमें प्रद्योत, चंद्र प्रद्योत, ठीक है, चंद्र प्रद्योत की बात करें तो ये आपका अवंती का शासक था, ठीक है, जिसे पांडु रोग हो गया था, और इस रोग का उपचार करने हेतु बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को भेजा था यहाँ पे, ठीक है, अवंती। उदयन की बात करें तो उदयन, ये फिर उदायन जो आप ऐसे मत समझिएगा कि ये अजातशत्रु के पुत्र उदयन की बात नहीं कर रहा है, ये उदयन दूसरे शासक थे, ठीक है। वो 16 महाजनपदों में से एक जो है था इनके अंतर्गत, और ये जो थे आपके वत्स के राजा थे, ठीक है। प्रसेनजीत की बात करें तो प्रसेनजीत जो है ये आपका कौशल पे राज करता था, और अजातशत्रु जो है मगध से संबंधित था। आगे देखते हैं, उल्लेखनीय साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश पर एक नहर खोदी गई थी, और ये नहर खोदी गई थी आपका कलिंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था, और वो था आपका डेरियस या फिर दाय बहादुर प्रथम। पहले देख चुके हैं हम लोग। मगध के राजा अजातशत्रु का सदैव किस गणराज्य के साथ युद्ध चलता रहा? तो ये चलता रहा आपका वज्जी संघ या फिर वैशाली के साथ, जो कह लीजिए। लंबे समय तक युद्ध चलने के उपरांत बाद में अपना मित्र जो है नाम रहेगा वशकार, ठीक है, वशकार की मदद से जो है ये वज्जी पे अधिकार कर लेगा। आगे देखते हैं, वज्जी संघ के विरुद्ध मगध राज्य के किस शासक ने प्रथम बार रथमुसल यानी कि एक ऐसा रथ जिसमें गद्दा जैसा हथियार जुड़ा था, आप देखे होंगे ये बाहुबली पिक्चर तो उसमें दिखाया हुआ है, तथा महाशिला कंटक यानी पत्थर फेंकने वाला एक युद्ध यंत्र नामक गुप्त हथियारों का प्रयोग किया, तो ये था आप अजातशत्रु ने ही इसका जो है प्रयोग किया था। आगे देखते हैं, इसमें नंदवंश का अंतिम सम्राट कौन था? तो नंदवंश का अंतिम सम्राट घननंद था, जिसको पराजित करने के उपरांत जो है मौर्य वंश का स्थापना करेगा चंद्रगुप्त मौर्य। आगे देखते हैं, भारत में सिक्का यानी कि मुद्रा का प्रचलन कब हुआ? तो सर्वप्रथम जो है मुद्रा का प्रचलन आपका 600 ईसा पूर्व में होगा। इसके पहले जो था जनरली वस्तु विनिमय प्रणाली थी। वस्तु विनिमय प्रणाली मतलब वस्तु के बदले वस्तु मिलता था, ठीक है, यानी आप कुछ देंगे, चावल देंगे तो आपको गेहूं मिलेगा, इस टाइप का था, ठीक है। निम्न राजाओं पर विचार कीजिए, इनमें से कौन बुद्ध के समकालीन थे? तो बुद्ध के समकालीन आपके जो हो जाएंगे अजातशत्रु और प्रसेनजीत, ठीक है। और बिंदुसार तो ये मगध का आपका जब मौर्य साम्राज्य स्थापना होगा तो चंद्रगुप्त मौर्य के बाद जो है बिंदुसार आएगा, तो ये तो बहुत बाद के काल की बात है। तत्कालिक समय में जो है आपका संबंधित राजा जो थे अजातशत्रु और प्रसेनजीत ही थे, ठीक है। तो आपका पहला और तीसरा हो जाएगा।
छठी सदी ईसा पूर्व के दौरान बड़े राज्य के उदय का मुख्य कारण क्या था? तो मुख्य कारणों में से उत्तर प्रदेश और बिहार के व्यापक पैमाने पर लोहे का उपयोग, यही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। मगध सम्राट बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को किस राज्य के राजा की चिकित्सा के लिए भेजा था? तो ये भेजा था आपका अवंती। ठीक है। चंद्रप्रद्योत जो वहाँ के राजा थे, जिन्हें पांडु रोग हो गया था, किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना दिया? तो ये था आपका शिशुनाग। शिशुनाग जो है 2 प्रांतों को जीतेगा, 2 जनपदों को जीतेगा। एक रहेगा आपका अवंती और दूसरा होगा वत्स। ठीक है, दूसरा क्या होगा? वत्स होगा। आगे देखते हैं, किस मगध सम्राट ने अंग का विलय अपने राज्य में कर लिया था? तो अंग को सबसे पहले जीता था आपका बिंबिसार ने, और बिंबिसार ने अंग जीतकर वहाँ का प्रशासक नियुक्त कर दिया था अजातशत्रु को। आगे देखते हैं, शिशुनाग ने किस राज्य का विलय मगध साम्राज्य में नहीं किया? तो ध्यान रखेंगे, काशी का किया था अजातशत्रु ने। ठीक है, और शिशुनाग ने किया था अवंती और वत्स का। ठीक है, और अजातशत्रु ने भी 2 का किया था, एक काशी और दूसरा हो जाएगा आपका वैशाली। ठीक है, तो काशी और लिच्छवी मतलब लिच्छवी वैशाली का ही एक जो है, वैशाली का ही एक पार्ट था। तो काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया? तो ये हो जाएगा आपका अजातशत्रु। मगध साम्राज्य के बारे में कौन सही नहीं है? पुराणों तथा महाकाव्यों के अनुसार इसकी स्थापना बृहदत्त ने की थी। अगर मगध साम्राज्य का सबसे प्राचीन की बात करेगा तो बिल्कुल सही बात है, बृहदत्त ने की थी। महापद्म नंद ने इसे सर्वाधिक विस्तार प्रदान किया तथा सर्व क्षत्रांतक यानी क्षत्रियों का अंत करने वाला एवं इकराट की उपाधि धारण की। तो ये बात भी सही है। अगला देखते हैं, गिरिब्रज, राजगिरी, पाटलिपुत्र एवं वैशाली इसकी 4 क्रमिक राजधानियाँ रही हैं। तो सबसे पहले गिरिब्रज, फिर राजगिरी, फिर पाटलिपुत्र, फिर वैशाली। ये भी बात सही है। गिरिब्रज और राजगिरी जो है ये बृहदत्त के समय में, पाटलिपुत्र जो हो जाएगा उदयन के समय में, वैशाली हो जाएगा आपका, वैशाली को राजधानी बनाएगा शिशुनाग। शिशुनाग जो है वैशाली को अपनी राजधानी बनाएगा, जहाँ पे कालाशोक के समय में यहाँ पे द्वितीय बौद्ध संगीति होगी। ठीक है, तो इनमें से कोई नहीं, यही इसका उत्तर हो जाएगा। सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में से किस एक का शासन था? तो ये हो जाएगा नंद वंश। और नंद वंश का कौन सा शासक शासन कर रहा था इस समय? तो ये हो जाएगा घननंद। निम्नलिखित में से कौन सा एक ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य बना? तो देख रहे हैं कि मगध ही बाद में जो है उत्कर्ष करते करते बड़े साम्राज्य के रूप में जो है परिवर्तित हो जाएगा। तो मगध इसका उत्तर हो जाएगा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन कौन से भारत पर ईरानी आक्रमण के प्रभाव के रूप में माना जाता है? तो ध्यान रखिएगा, खरोष्ठी लिपि का प्रचार, बिल्कुल सही बात है। खरोष्ठी लिपि देखें तो ये क्या पाकिस्तान में लिखी जाती थी, पाकिस्तान की हो जाएगी। पाकिस्तान में जितने भी अभिलेख मिलेंगे वो खरोष्ठी लिपि में ही मिलेंगे। अभिलेख उत्कीर्ण करने की कला का प्रचार, ये भी सही है। ईरानियों की छत्र प्रणाली का प्रचार, ये भी सही है। घंटा आकार के गुंबज की कला का प्रचार, ये भी सही। और स्त्री अंगरक्षक की नियुक्ति, ये जो है पांचों जो है ये सही है। जब सबसे पहले भारत पर ईरानी आक्रमण हुए थे तो ईरानी आक्रमण के संदर्भ में ये पांचों चीज़ जो है देखा जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन एक सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव नहीं था? ये 2 ही आक्रमण ही हुए थे, एक ईरानी और एक सिकंदर का जो है यूनानी आक्रमण। ठीक है, कब तक? जब तक मौर्य वंश का अंत नहीं हो जाता तब तक। मौर्य वंश के अंत के बाद फिर देखेंगे शक, पल्लव, हिंद यूनानी ये सब आएंगे, तो बाद में देखेंगे। यहाँ पे अभी सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव किसका किसका नहीं था ये देखते हैं। तो सबसे पहले इस आक्रमण ने भारत और यूनान के बीच प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित किए, बिल्कुल सही बात है। इस आक्रमण ने पश्चिमोत्तर भारत में यूनानियों की स्थापना का जो है मार्ग प्रशस्त किया, ये भी सही है। सिकंदर अनेक उपनिवेशों की स्थापना के लिए उत्तरदायी था, जाहिर सी बात है, ये भी सही है। और उसने भारत को यूनान की रियासत बनाया, ये बात जो है गलत है। ठीक है, क्योंकि वो जो है
अपना लास्ट युद्ध हाइडेस्पिस का युद्ध यानी कि झेलम का युद्ध करने के उपरांत जो है चला गया था। तो भारत को यूनान का रियासत बनाने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। निम्नलिखित में से किस राज्य में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था नहीं थी? तो हम उसी समय से बात कर रहे हैं कि ये जो है मगध में बिंबिसार, फिर उसका पुत्र जो हो जाएगा अजातशत्रु, फिर उदयन, यानी कि यहाँ पे क्या चल रहा है, राजवंश चल रहा है, गणतंत्र नहीं राजतंत्र चल रहा है। तो ये हो जाएगा आपका मगध। बाकी आपका कुशीनगर के मल्ल, यहाँ पे भी गणतंत्रात्मक, कपिलवस्तु के शाक्य, यहाँ भी गणतंत्रात्मक, वैशाली के लिच्छवी, ये सब जो है गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था यहाँ पे थी। निम्नलिखित में से किसे सेनिया यानी नियमित और अस्थाई सेना रखने वाला कहा जाता था? तो ये था आपका बिंबिसार। ठीक है, अलग अलग राजाओं के लिए अलग अलग नाम, जरा इसको ध्यान रखिएगा 3-4 का। जैसे कि बिंबिसार का आपका सेनिया हो जाएगा। ठीक है, अजातशत्रु के लिए आप याद रखिएगा कुणिक। ठीक है, कुणिक हो जाएगा। शिशुनाग वंश में एक आएंगे, शिशुनाग नहीं, शिशुनाग वंश में आएंगे आपका कौन सा, कालाशोक। और कालाशोक के लिए वर्ड आएगा काकवर्ण। ठीक है, काकवर्ण आएगा। और महापद्म नंद के लिए आता है सर्वछत्रांतक। ठीक है, सर्वछत्रांतक तथा भार्गव भी आता है, सर्वछत्रांतक भी आता है, भार्गव भी आता है, और एकराट की भी उपाधि इसने धारण किया था। तो ये 3 चीज़ जो है इसके लिए याद रखिएगा। सर्वछत्रांतक ऊपर हम लोग देखे ही थे, भार्गव भी याद रखिएगा, भार्गव, और जो है आपका एकराट भी हम देखे थे। तो ये 3 चीज़ें इसके लिए। बिंबिसार के लिए 2 शब्द, एक हो जाएगा आपका इसमें दिया ही है सेनिया, और दूसरा हो जाएगा श्रेणिक। श्रेणिक की बात करें तो श्रेणिक कुछ ऐसा हो जाएगा, श्रेणिक। ठीक है, श्रेणिक। और अजातशत्रु का आप एक याद रखिएगा कुणिक। और बाकी बिंबिसार वंश, बिंबिसार जो वंश की स्थापना हरेक वंश के तहत जो है आपका बिंबिसार, अजातशत्रु, आपका उदयन, नागदशक, ये चारों आ जाएंगे। तो इन सब को जो है पितृहंता कुल भी कहा जाता है, क्योंकि ये सब जो है अपने पिता को मार के गद्दी प्राप्त किए थे। ठीक है, तो इसलिए इसे पितृहंता कुल भी कहा जाता है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे उग्रसेन यानी भयानक सेना का स्वामी कहा गया था? तो भयानक सेना का स्वामी कहा गया था आपका महापद्म नंद को ही। महापद्म नंद को ही जो है भयानक सेना का। और नियमित सेना की बात करेगा तो बिंबिसार भयानक सेना में हो जाएगा आपका महापद्म नंद। डेरियस दाह बहादुर प्रथम ने 516 ईसा पूर्व में सिंध के तटवर्ती भूभाग को जीतकर उसे ईरान का 20वां क्षत्रपी यानी प्रांत बनाया। उससे कितना राजस्व प्राप्त होता था? तो ध्यान रखिएगा 360 टैलेंट। अब टैलेंट क्या होता है? तो ये जो है ईरान का एक तरह का जो है सबसे छोटा पैसा। जैसे आज के डेट में ये जो है टैलेंट उस समय का जैसे सबसे बड़े पैसा, यानी कि 2000 का नोट जैसे आज के डेट में है, वैसे ही उस समय टैलेंट था। तो वहाँ पे सबसे छोटी राशि थी, उसको ओबल कह देते हैं। ठीक है, ओबल। और ओबल से बड़ा होता था आपका ड्रैकमा। ठीक है, ओबल से बड़ा होता था ड्रैकमा। ठीक है, ड्रैकमा। और ड्रैकमा से बड़ा होता था आपका मीना। ठीक है, मीना। और मीना से बड़ा होता था, ठीक है, मीना से बड़ा होता था आपका टैलेंट। अपोजिट साइन दे रहा हूँ यहाँ पे मैं, साइन ऐसा होता जाएगा। ओबल से बड़ा ड्रैकमा, ड्रैकमा से बड़ा हो जाएगा मीना, और मीना से बड़ा हो जाएगा आपका टैलेंट। ठीक है, और यहाँ पे जो है यानी कि एक तरह से 6 ओबल। ठीक है, ड्रैकमा बराबर कितना होता था? 6 ओबल। ठीक है, और मीना की बात करें तो ये 100 ओबल, 1 मीना बराबर हो जाता था। ठीक है, 1 मीना बराबर 100 ड्रैकमा, 1 मीना बराबर 100 ड्रैकमा, यानी कह सकते हैं कि 600 ओबल हो जाएगा। और ऐसे 60 मीना बराबर 1 टैलेंट होता था। यानी अगर टैलेंट का वेट के हिसाब से देखें तो लगभग जो है 30 केजी के आसपास जो होता था सोना होता था, एक तरह से देखा जाए तो। ठीक है, साधारण भाषा में 30 से 35 केजी जो होता था सोना होता था। तो यही 360 टैलेंट जो है इसको यहाँ से प्राप्त होता है। ठीक है, यानी 360 गुने आप कर लीजिएगा 30। ठीक है, तो 36 या 108 हो जाएगा, यानी 1080 के आसपास जो है किलो इसको सोना यहाँ से प्राप्त हुआ था। आगे देखते हैं, नहीं 360 गुने अगर आप करते हैं, 1 जीरो छोड़ ही दिए,
360 गुने जो है 30 करते हैं तो कितना हो जाएगा, 00 आ जाएगा, यानी 10,800 kg। ठीक है, तो इतना सोना हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं इसमें निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं था। तो यहाँ पे 3 इतिहासकार आए थे, निरियाकस, एनासिक्रिटस, एरिस्टोबुलस। ये 3 इतिहासकार जो है इसके साथ आए थे। हेरोडोटस जो है ये नहीं आया था। महाजनपद काल में श्रेणियों के संचालन को क्या कहा जाता है। तो श्रेणियों के संचालन को जो है श्रेष्ठिन कहा जाता था। ठीक है, श्रेणियों के संचालक जो होता था, जो संचालित करता था श्रेणियों को, उसको श्रेष्ठिन कहा जाता था। नाम से संबंधित है। गृहपति का अर्थ है धनी किसान। ठीक है, आगे देखते हैं अष्टकुलक। अष्टकुलक जो है ये एक परामर्शदात्री, ठीक है, परामर्शदायी संस्था थी अष्टकुलक। महामात्र की बात करें तो महामात्र उच्च कोटि के अधिकारी को महामात्र कहते थे। देखेंगे वहाँ पे जो है अशोक के शिलालेखों को जब हम पढ़ेंगे तो देखेंगे वो महामात्रों की जो है नियुक्ति करेगा। बलि साधक की बात करें तो बलि साधक में किसानों से कर वसूलने वाला अधिकारी बलि साधक कहलाता था। और शौल्किक या फिर शुल्काध्यक्ष की बात करें तो ये शिल्पियों व व्यापारियों से शुल्क या चुंगी वसूलने वाला अधिकारी होता था। आगे देखते हैं मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की, इस कारण अपने पुत्र द्वारा मारा गया। तो बिंबिसार को मारेगा अजातशत्रु और अजातशत्रु को मारेगा उदयन। तो बीच में कौन है, यही। ठीक है, इसने मारा बिंबिसार को और उदयन ने मारा अजातशत्रु को। आगे देखते हैं विश्व का पहला गणतंत्र लिच्छवी जो है वैशाली में किस के द्वारा स्थापित किया गया था। तो ये तो है लिच्छवियों के द्वारा जो है वह स्थापित किया गया था सबसे पहला गणतंत्र। आगे देखते हैं कुरु का हो जाएगा इंद्रप्रस्थ। ठीक है, दिल्ली के आसपास का क्षेत्र। पंचाल का हो जाएगा अहिछत्र। ठीक है, कौशल का हो जाएगा आपका कौशल का श्रावस्ती और वत्स का हो जाएगा आपका कौशाम्बी। ठीक है, तो कौशल का श्रावस्ती या फिर साकेत कह लीजिए, वत्स का हो जाएगा आपका कौशाम्बी। निम्न में से कौन सा एक बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है। तो ध्यान रखिएगा ये सब जो है सुत्त पिटक के अंग है। ठीक है, सब सुत्त पिटक के अंग है और उसमें जो है अंगुत्तर निकाय जो है इसी में 16 महाजनपदों का जो है उल्लेख मिलता है। सुत्त पिटक के जो है 5 अंग थे, इसमें एक जो है और था संयुक्त निकाय। ठीक है, बाकी अंगुत्तर, मध्यम, खुद्दक, दीर्घ निकाय और 5वां था संयुक्त निकाय। तो 4 तो दिया ही था, तो 5वां यहीं पे याद कर लीजिए इस चीज़ को। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का मत्स्य महाजनपद कहाँ स्थित था। तो मत्स्य आपका राजस्थान में भी देखेंगे, जयपुर, भरतपुर, ये सब जो है अलवर वगैरह का क्षेत्र था। निम्नलिखित में से किस एक नदी को पहले वितस्ता नाम से जाना जाता था। विदस्ता कह लीजिए, हाइडेस्पिस कह लीजिए या फिर झेलम कह लीजिए। अब अगला चैप्टर हम लोग आगे नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही। वीडियो लंबा था क्योंकि शुरू में जो है मैप को थोड़ा समझाना ज़रूरी था, इसलिए थोड़ा सा वीडियो लंबा हो गया था। थैंक यू।